नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि बीते 11 साल में 700% की बढ़त और 894 करोड़ की संपत्तियों के साथ देश की सबसे अमीर पार्टी बनी है बीजेपी। और अब यही बीजेपी चुनावी साल में फंड जुटाने के लिए कूपन जारी करने जा रही है। पहली नजर में यह पूरा प्रसंग उस संपन्न सेठ की तरह दिखाई देता है जो अरबों की संपत्ति के बावजूद भी सादा जीवन जीने वाले सेठ जी हैं, जो साधन संपन्न हैं, लेकिन जब वो मंदिर जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं। राज्यों में बढ़ता बीजेपी का साम्राज्य और गुजरे 4.5 साल की केंद्र की सत्ता के बाद बीजेपी का जो कायाकल्प हुआ है, सत्ता के पहले और सत्ता के बाद की दो तस्वीरों में उसका फर्क बखूबी देखा जा सकता है। बोलचाल की ज़बान में यदि हम कहें तो बीजेपी के तमाम नेता अब खाते पीते घर के हैं और इस लिहाज से चंदा देने की नौबत तो बहुत दूर, बीजेपी के कई दिग्गज नेता तो आज इस हैसियत में है कि अपने दम पर छोटे मोटे दलों को फंडिंग देके खड़ा कर सकते हैं। खैर, इस सब के बावजूद खबर यही है कि एमपी में बीजेपी चुनावी साल में फंड जुटाने के लिए कूपन जारी करने जा रही है। सदस्यता अभियान की तरह 500 से लेकर 2000 के नोट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे। निर्णय तो सरकार के बन जाने के बाद होगा कि असल में जो पहले आओ पहले पाओ था उसका पाने का मीनिंग क्या है। आज हम प्राइम डिबेट में इसी पर बात करेंगे कि बीजेपी के चाल चरित्र और नए जुड़े हुए चंदे पर किस तरह के हालात हैं और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट, देखिए। राजनीति मिशन है, धंधा नहीं, और इसीलिए चुनावी साल में पार्टी में चंदा है जो गंदा नहीं। तो बीजेपी की फंड रेजिंग कूपन स्कीम को इस अंदाज में समझिए और उस तस्वीर को दरकिनार रखिए जिसमें बीजेपी की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में सादा जीवन उच्च विचार के संदेश किसी साइकिल पर सवार नेता के झोले में टंगे दिखाई देते हैं। अब इस तस्वीर में केवल सत्ता के रंग ही नहीं भरे, साइकिल की जगह लग्जरी गाड़ियों ने ले ली है। खाए पिए ही नहीं अघाए हैं नेता जो इतने सक्षम हैं कि चाहे तो मोटी मोटी पार्टियों की फंडिंग ये नेता ही कर देंगे। पार्टी संगठन को ऑफिशियली मैदान में आने की जरूरत तो बहुत बाद में पड़ेगी। खैर, साधन संपन्न पार्टी के चंदा जुटाओ अभियान पर कांग्रेस ने हाथ के हाथ सवाल उठा दिए कि ये बीजेपी की कूपन स्कीम ब्लैक को व्हाइट करने का उपक्रम मात्र तो नहीं। बीजेपी तो ये सिर्फ दिखावा मात्र कर रही है, असली पैसा तो उनके पास में 2 नंबर का आ रहा है। जो सरकारी दबाव में, अधिकारियों के दबाव में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग और जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं वो लोग पैसा पहुंचा रहे हैं, और जितना काला धन इन लोगों ने कमाया है, जितना भ्रष्टाचार किया है, वो पैसा उसमें खपा रहे हैं और कूपन एक बहाना बनाया है। कांग्रेस के सवालों के बरक्स देखिए तो ये इत्तेफाक भर नहीं लगता कि इधर बीजेपी के चंदा जुटाओ अभियान की शुरुआत हो रही है और उधर आयकर विभाग की कार्रवाई में हुआ ये खुलासा कि एमपी 325 के लगभग बेनामी संपत्ति के साथ देश के सबसे ज्यादा बेनामी संपत्ति वाले राज्यों में दर्ज है, जिनकी बाजार कीमत 200 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। बेनामी के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 300 से ज्यादा मामले हमारे संज्ञान में आए और 300 से ज्यादा प्रॉपर्टी अटैच की। अभी भी बहुत सी शिकायतें हमको आ रही हैं। काफ़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई, उससे शिकायतों की संख्या भी बढ़ गई है और बहुत से मामलों की जांच चल रही है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा की दलील है कि ये राजनीति में शुचिता बनाए रखने का प्रयास भर है, या कहें पारदर्शिता की कोशिश है। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, जन सहयोग से चुनाव लड़ने की व्यवस्था हमने की है। तो कभी फोन की एक घंटी पर बीजेपी का सदस्य बनाने वाली बामन बनियों की पार्टी ने अब छोटे छोटे धन कुबेरों के लिए भी रेड कारपेट बिछाया है। वैसे अंदाजा यही है कि बीजेपी की जरूरत के मुताबिक धन कुबेरों की तलाश पार्टी के नेताओं से शुरू होकर समर्थकों तक पहुंचते ही खत्म हो जाएगी। भोपाल से शरद श्रीवास्तव, मकरंद काले और मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो देखा आपने पार्ट, ये बीजेपी की सरकार के 15 साल के संध्या काल के दौरान जब संध्या वक्त नजदीक है तब ये सब तैयारियां जो है वो कर रही है बीजेपी। और
क्या इसके मायने, इस पर बात करेंगे। अभी दो मेहमान हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ है डॉक्टर हितेश वाजपेयी, ये खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर वाजपेयी का स्वागत। दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं शैलेंद्र पटेल, ये विधायक हैं कांग्रेस के। शैलेंद्र जी का भी स्वागत। डॉक्टर वाजपेयी, एक बात मैं पढ़ के जल्दी से सुना दूं। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ट्वीट है और वो से आप चाहें तो सवाल की शक्ल में ले सकते हैं। वो कह रहे हैं जिस व्यक्ति के पास अधिक धन है उसके, उन्होंने कोट किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब को, कि जिस व्यक्ति के पास अधिक धन है उसके विलासी बन जाने की संभावना रहती है। जिस व्यक्ति को अर्थ के सदुपयोग का ज्ञान नहीं होता वहां भी अर्थ का प्रभाव होता है। तो फंड तो बहुत है, आपके विलासी बन जाने की संभावनाएं जताई जा रही, फिर क्यों जरूरत? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक जितनी भी बातें आपने कही है प्रवीण जी, आप नाराज नहीं होना, उसमें आपका व्यंग ज्यादा है। अच्छा। और तथ्य कम है। अच्छा। और नहीं, अच्छा बुरा नहीं मालूम। ये जो एडीआर के जो वो है वो तथ्य है डॉक्टर साहब। मैं इसी को कह रहा हूं। आय को वो कह रहे हैं कि वो कितना आपने कमाया आप एक साल में, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, आप व्यक्तिगत नहीं लेंगे। नहीं, उन तथ्यों को जो आपने व्यंग और अलंकारों के साथ सुसज्जित किया है, मैं उन व्यंग और अलंकारों की बात कर रहा हूं जिनका प्रयोग आपने किया है। हो सकता है उसमें कहीं आपकी कोई अपेक्षा या नाराजगी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत निरपेक्ष भाव से बैठता हूँ यहाँ डिबेट में। सर, मुझे बोल तो लेने दीजिए। आपका पैकेज चल रहा था, मैंने नहीं बोला भी। जी जी, बोलिए। तो उसमें यदि कोई बात निकल के आएगी तो हम आपसे कैमरा बंद होने के बाद भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम उसमें क्या सुधार करें। क्योंकि यदि हम पारदर्शी तरीके से पार्टी को चलाना चाहते हैं या उसका चंदा का संग्रहण करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इसी की उम्मीद आप लोगों को है, सभी लोगों को है, कि चुनावों में जो धन का उपयोग हो वो पारदर्शी रूप से अच्छे तरीके से लोगों से लिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक फंडेड ही है इलेक्शंस, स्टेट फंडिंग तो है नहीं। तो स्वाभाविक है कि उसी तरीके से हम लोग चलाएंगे और वो करने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक रुपए का हिसाब जो संबंधित संस्थाएं वो लेती ही हैं और उन्हीं संस्थाओं से उस हिसाब को लेकर एडीआर ने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मैं उसको बिल्कुल नहीं नकार रहा हूं, लेकिन उसके आगे पीछे जो आपने उसमें पूंछ और सींग लगाए हैं, नहीं, जरूरत में तो केवल ज्यादा जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पड़ रही है जरूरत इतना जबरदस्त? जब यदि दान आ रहा है सब जगह से, तो ये कूपन बेचने का क्या वजह? इसका जो खर्च का ब्यौरा है वो शायद आपने नहीं दिया होगा, वो भी हम लोग सबमिट करते हैं कि इसको हम किस प्रकार खर्च करते हैं और किस चुनाव में या कार्यालय में या कहां पर किस प्रकार से हमने इसको खर्च किया है। उसका पूरा ब्यौरा एडीआर नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि उसमें उसकी रुचि नहीं होती है। तो वो जो आवक हुई है वो तो लेते हैं कि फला आदमी 50,000 रुपये महीना कमा रहा है। अरे भाई, उसके 45,000 के खर्च भी हैं। आज यदि 600 जिलों में से, मैं एक छोटी सी बात कह देता हूँ, लगभग 600 जिलों में, हमारे देश के 650-700 जिलों में से 600 जिलों में हमारे कार्यालय बन चुके हैं। जिलों की बात कर रहा हूं मैं, राज्यों में अधिकांश जगह बन चुके हैं। 11 करोड़ से ज्यादा हमारी सदस्यता है। तो स्वाभाविक है, लगभग 19 राज्यों में हमारी सीधी, 20 राज्यों में हमारी सरकार है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे दल का जो रूप है, वो जब सबसे ज्यादा सीटों पर हम चुनाव भी लड़ते हैं। तो यदि हम पारदर्शी तरीके से धन लेकर पार्टी चलाना चाहते हैं तो इसमें किसी को आपत्ति क्या बिल्कुल है? नहीं होना चाहिए, और हम उसको दूर करेंगे यदि उसमें कोई जायजता होगी तो हम। शैलेंद्र जी, आपकी तो गुंजाइश भी माने उतनी ज्यादा दिखती नहीं है फंड को लेके। मैं ये जो फिगर है इसी को अगर मैं एक बार दोहरा लूं कि जो अज्ञात स्रोत एक है जिसका डॉक्टर वाजपेयी जिक्र कर रहे थे, कूपन से ये अज्ञात स्रोत कहलाता है। अभी कहाँ से आता है ये नहीं पता। उसमें लिखा हुआ कि अज्ञात स्रोतों से जो आपकी आय है वो बहुत कम थी पिछले बार भी। तो कहाँ से फंडर लाओगे आप? अभी 15 साल से सत्ता में बाहर हो, चुनाव लड़ने लायक पैसा है आपकी पार्टी के पास कि नहीं? प्रवीण जी, पहले मैं मेरे मित्र डॉक्टर हितेश वाजपेयी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ एक शब्द में, कि कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसी तरीके से कर रही है कि फंडिंग्स कहाँ से आ रही हैं और दिखाने के लिए ये कूपन वाला जो काम जो चालू करने वाले हैं उसकी ओर होता है। रही बात कांग्रेस पार्टी के चुनाव, दांत दिखा दीजिए। वो सबके सामने है कि हाथ में सारे के सारे सामने कहाँ से पैसा आ रहा है। वो बातों में जाऊंगा तो कहीं और चली जाएंगी कि रेत से कहाँ से आए, व्यापम से कहाँ से आए, वो सारे पैसे सारे हमारे, हम बता रहे ना, उसके बाद हमारे ही बता रहे। निश्चित रूप से कोई भी जब चुनाव है और पार्टी है, उनको चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। और आज कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि जो पहले जो फंडिंग होती थी उससे कहीं कांग्रेस पार्टी की फंडिंग बहुत कम हो गई है। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं सब मिलकर काम करेंगे। भरोसा चला गया, जो लोग आपको फंड करते थे उनका भरोसा उठ गया। मतलब वोटर का तो उठा होगा, फंडर का भी उठ गया आपके ऊपर। ये तो
चलता रहता है, कब किसी का भरोसा उठता है, सरकार से बाहर आते हैं, फिर भरोसा बनता है। प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है कि भरोसा बदलता रहता है, कब किसके ऊपर, कब किसी के ऊपर। आज नहीं है, कल आएगा। अब आने वाले चुनाव के बाद वो भरोसा वोटरों का भी आएगा, और निश्चित रूप से चुनाव लड़ने के लिए अर्थ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। लेकिन जब इस तरह की कमी आती है तो मिलके भी सारे काम किए जाते हैं, कार्यकर्ता भी उसमें शेयर करता है। और करेंगे, यही तो पूछ रहे हैं। मेंबरशिप अब एक बहुत बड़ी बात होती है। मेंबरशिप से जो राशि आती है, अभी मध्य प्रदेश के अंदर मेंबरशिप हुई है, वो राशि भी आई है। आपको पता है 5 साल आपने सबमिट नहीं किया है। आप ये प्रवीण जी का काम आप मत करिए, कृपया करके। इस शो की खूबसूरती यही है कि ये तो चर्चा के लिए, ये कोई भी कहीं से भी सवाल उठा सकता है। चलिए, मैं हितेश जी के सवालों का जवाब दूंगा, आपके नहीं दूंगा। फिर चलिए, तो हम तीसरे मेहमान को, इससे पहले कि कोई टकराव हो और ये सौहार्द जो है इसका बाद है, तो हम तीसरे मेहमान हमारे साथ अभी जुड़े, उनका स्वागत करता हूं मैं। मनीष दीक्षित जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मनीष जी, आपको लग रहा है कि जिस तरह की कवायद बीजेपी कर रही है, ये ईमानदार प्रयास है, या जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप ब्लैक को व्हाइट करने के लिए फंड मांग रहे हो, फंड की जरूरत नहीं है आपको? देखिए प्रवीण भाई, जब ये सरकार बनी थी, अपन केंद्र सरकार की बात करें, तो उस टाइम एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था कि हम हर चीज में पारदर्शिता लाएंगे। तो ये चुनाव में जो ये कूपन सिस्टम और इसकी जो बात हुई है, ये उसका एक पार्ट है। मगर इसमें अभी भी बहुत ऐसी गुंजाइश है कि जो पूरा जो ये सिस्टम था, ये इसलिए चेंज कर दिया गया था कि कौन चंदा दे रहा है, क्या दे रहा है, वो किसी को पता ना चल पाए। अब इस सरकार ने क्या किया है, इन्होंने जो 20,000 का जो डोनेशन होता था उसको 2,000 पे ले आए हैं कि 2,000 से कम का अगर कोई कैश, हाँ 2,000 से कम का कोई अगर आपको डोनेशन देता है कैश में, तो आपको उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा खेल हुआ है, जिसकी तरफ शायद लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, 2,000 के कई नहीं प्रवीण भाई, इसमें सबसे बड़ा खेल क्या हुआ है, पहले जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो अपनी जो टोटल प्रॉफिट है उसका 7.5% पॉलिटिकल डोनेशन दे सकता था और उसको अपनी बैलेंस शीट में शो करना रहता था। अभी जो फाइनेंस बिल आया है 2017 में, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया बॉन्ड्स के रूप में। हाँ, ओपन में नहीं हटाया। नहीं, वो बैलेंस शीट में प्रेजेंट नहीं करेगा डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली, वो बैलेंस शीट में अपना प्रेजेंट नहीं करेगा। वो पॉलिटिकल बॉन्ड लिख सकता है, वो लिख सकता है, बट वो किसको दिया है वो नहीं आएगा। नहीं, वो केवल इनकम टैक्स को बताएगा, जो आरटीआई और बाकी जानकारी के बाहर होगा। इनकम टैक्स को तो इसमें जो बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी की, अभी भी इसमें बहुत लूप होल हैं। ये बात जरूर है कि इसमें एक शुरुआत हुई है, एक पहल हुई है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, बट अभी इसमें बहुत ऐसी इफ्स एंड बट्स हैं जिनको टाइट करने की जरूरत है। डॉक्टर वाजपेयी, ये जो विधानसभा के खर्च की सीमा बताई जाती है कि बहुत कम है, इतने % आप वाहनों पे करेंगे, इतने % आप अभियान सामग्री पे करेंगे, इतने % प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के प्रचार पे करेंगे, उससे कई गुना ज्यादा तो आप लोग पार्षद के चुनाव, आप लोग से आशा है मेरा बीजेपी पे नहीं है, राजनेता पार्षद के चुनाव में खर्च कर देते हैं, तो क्यों उचित इन सब नियम कानून की जो कागज में है वो जरूरत है? देखिए, पहली चीज मैं मनीष जी की बातों से 100% सहमत हूँ। यानी कि अभी बहुत बड़ा हिस्सा जिस ओर मनीष जी ने इशारा किया होना बाकी है, और इस दिशा में कदम उठाए गए हैं, और शायद आपकी और मनीष जी जैसे तटस्थ लोगों की जो मांग है साक्षी के रूप में, वो और भी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और सभी दलों का कॉन्सेंसस भी बनाएंगे। इसीलिए 20,000 रुपए कैश की राशि को घटाकर 2,000 रुपए किया गया। इसके डिनोमिनेशन में जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। आपने जो बात कही है, शैलेंद्र जी खुद चुनाव लड़ चुके हैं, ये बात सच है कि सबसे बड़ा झूठ यदि भारत में राजनीति का है तो वो चुनाव का खर्च है। चुनाव का खर्च जिस प्रकार से एफिडेविट पे सबमिट किया जाता है, हम सब लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि उतने में चुनाव नहीं होता है। ये कोई मतलब बहुत छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन वो दिन और सुनहरा दिन होगा। अगेन दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मैं ये बात कह रहा हूं प्रवीण जी, कि जब हम ईमानदारी से चुनाव लड़ पाएंगे। और इसके लिए एक बहुत बड़ा सुझाव शिवराज जी ने भी दिया था, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का। तो मुझे लगता है धीरे धीरे जब तक हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ना महंगा काम है, और शैलेंद्र जी तो लड़ते हैं, वो जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जब वो चुनाव लड़ते हैं तो बहुत ज्यादा खर्च आता है। इससे नकारा नहीं जा सकता, हम इससे बच नहीं सकते हैं। तो हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं कि इस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए, और मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम तो तैयार हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का और सबका दबाव, या हम कह सकें कांग्रेस का भी मन बदलेगा, और कांग्रेस भी इस दिशा में हमारे साथ ही आगे बढ़ेगी। शैलेंद्र जी, एक सवाल आपसे करूंगा जरूर मैं, ये डॉक्टर वाजपेयी ने उसे कटाक्ष, तंज और बहुत सारे नाम दे दिए, लेकिन ये ठीक है कि 15 साल में इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आर्थिक सेहत भी सुधरी है। भले सरकार में किसी तरह का पार्टनरशिप या एक नंबर का भी काम शुरू किया होगा, तो लेकिन सुधर गई। आप
तो 15 साल से आपके लोग बाहर हैं। ये एक मजाक में लोग कहते हैं कि भाई आपके जो लोकल जो कार्यकर्ता है वो चाय नहीं पिला पा रहा किसी को, इतनी उसके पास तंगी है। तो फिर ऐसी स्थिति में तो ज्यादा पैसा तो आपको चाहिए, कहां से आएगा? मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ चंदा एक पार्ट होता है किसी भी पार्टी की फंडिंग के लिए, मेंबरशिप होती है। कई बार जब ऐसी स्थिति बनती है तो जो चुनाव लड़ते हैं वो भी अपने अपने स्रोतों से कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की स्थिति में आते हैं। और अन्य स्रोतों वही कोट अनकोट है, नहीं मैं कह रहा हूँ खुद के उससे भी होता है। कई बार जो पार्टी फंडिंग नहीं कर जो देती चुनाव लड़ने के लिए, जैसे पिछली बार हमें मिला था, शायद नहीं भी मिले, और जो है अपने खुद के स्रोत हैं उससे भी वो चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल हितेश जी, उनके दोस्त होते हैं, मिलने वाले होते हैं, उन सबसे भी सारी चीजें होती हैं। दोस्तों की जानकारी चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी मिल जाएगी, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन सबसे भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जाएगा, और ये कांग्रेस पार्टी उसकी चिंतन कर रही है, मनन कर रही है, और निश्चित रूप से अगर चुनाव लड़ना है पार्टी को तो ये सारी व्यवस्थाएं भी वो करेंगी। वैसे एक चीज में संशोधन चाहूंगा प्रवीण जी, आपने हमारी जानकारी ली, आप अजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य, तीनों की बैलेंस शीट उठा के देखना, भाजपा के ही कार्यकाल में इन सब की बैलेंस शीट 3 गुना हुई है। इसलिए मैं कभी कभी हितग्राही कांग्रेस बोलता हूं। तो हमारी सरकार तो बहुत अच्छी है, कांग्रेस को भी निजी रूप से तो बुलंद बहुत किया है हमने, बहुत सारे लोग बुलंद किया, पत्रकार भी बुलंद हुए। मैं मनीष जी का रुख करूंगा। मनीष जी, एक जो इसका एक ये संयोग है क्या कि जो इनकम टैक्स की जो एक और रिपोर्ट आई है कि एमपीसीजी में ये इलीगल प्रॉपर्टी या इलीगल संपत्ति ये रखने वाले लोगों की, बेनामी संपत्ति रखने वालों की तादाद ज्यादा है, वो बहुत बड़ा जो है फंड है इन लोगों के पास। चुनाव में ये लोग कुछ कहीं से मदद करते होंगे दोनों पार्टियों को? जाहिर है बिल्कुल करते होंगे, क्योंकि ऐसे कई नेता और अधिकारी हैं जिनको मैं जानता हूं, उनके जो एफिडेविट्स हैं वो भी मैंने देखे हैं और उनकी रियलिटी भी मेरे को मालूम है। तो ये लोग ऑब्वियसली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलता है, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस से उनको संरक्षण मिलता था, अब बीजेपी से संरक्षण मिलता है, और ऐसे इन लोगों के बारे में अधिकांश लोगों को पता है। और लेकिन एक छोटी सी बात में सर जी, इस दिशा में लेकिन सरकार का और आयकर विभाग का कदम चुनाव से ठीक पहले अच्छा है, इसको वेलकम करिएगा, क्योंकि ये जिससे कि खबर की आलोचना नहीं, मैं निजी रूप से नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए सुधारों की तरफ बढ़ना चाहिए। आज देखिए शैलेंद्र जी ने भी इस बात को स्वीकारा है, हम आपस में कितना ही व्यंग कर लें, लेकिन मुझे उम्मीद शैलेंद्र जी जैसे ही नेताओं की पीढ़ी से है, जो हम कुछ तो बेहतर करें मिलके, क्योंकि हम जानते हैं समस्या ये है जो आज आप उठा रहे हैं, आपने गलत समस्या नहीं उठाई है। तो उस दिशा में मुझे ऐसा लगता है एक अपलॉड कार्यक्रम के बाद आप जरूर दीजिएगा कि सभी दल बढ़ते दिखें। तो शैलेंद्र जी, क्या यही वजह है कि जो कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अभी तक उन्होंने मूवमेंट नहीं शुरू किया? तो अभी पहले फंड आ जाए, फिर उसके बाद रथ वथ तैयार होगा और फिर निकलेंगे प्रवीण जी। आप जो कह रहे हैं वो आपका नजरिया है, लेकिन सबसे पहले कभी रण में जाने के लिए संगठन की मजबूती का काम करना होता है। और निश्चित रूप से पिछले 1.5-2 महीने के अंदर, क्योंकि मंडलम बन रहे हैं, सेक्टर हैं, ब्लॉक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ये कयावत कहीं ना कहीं चल रही है, क्योंकि अधूरी तैयारी से आप मैदान में जाएंगे तो कोई भी रण आप नहीं जीत सकते हैं। और मैं इस बात के लिए अप्रिशिएट करूंगा कमलनाथ जी से, क्योंकि बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत ज्यादा तजुर्बा है, सबसे ज्यादा चुनाव जीतने वाला भी तजुर्बा उनको है, और उसी तजुर्बे का उपयोग करते हुए पहले संगठन की मजबूताई के लिए जो काम करना चाहिए वो सारे के सारे काम हो रहे हैं। और निश्चित रूप से 15 से 20 दिन के अंदर जो संगठन की जो पोस्टिंग होना है, जो पदों का निर्धारण होना, वो एक फेज कंप्लीट हो जाएगा, और उस फेज के बाद 3 महीने बचेंगे। इस महीने के बाद अगर मैंने ठीक थोड़ा सा आगे पीछे करके देखें तो देखा जाए तो चुनाव प्रचार के लिए 1 महीना भी काफी होता है। कोई ऐसा नहीं कि आप साल भर चुनाव प्रचार करें, ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि सरकार नहीं चलाते हुए प्रचार में ही लगी रहती है। लेकिन खेलेंगे वो कह रहे हैं हमको शुरुआत के आप तो ये बताइए 5 साल से मुख्यमंत्री ने प्रचार के अलावा करा क्या है? एक न एक उपचुनाव में प्रचार में ही लगे रहे, तो उनकी आदत है प्रचार करने की। लेकिन अगर आप किसी भी चुनाव के लिए जाएंगे तो आप बाकी टाइम काम कब करेंगे? अगर प्रचार ही करते रहेंगे तो प्रचार करने के लिए मैं जहां तक मानता हूं कि 1 से 2 महीना काफी होता है कि उसके दौरान आप जाकर, हितेश जी मुझे बोलने दीजिए, काफी बोल रहे थे, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। कुल मिला के यह है कि प्रचार के लिए पर्याप्त समय रहेगा। पर्याप्त समय। मैं बस दो बातें, ये स्लॉग ओवर में खेलेंगे, इन्होंने कह दिया, अब भी नहीं खेल रहे। देखिए इनके लिए ओवर चल रहा हो तो खेलेंगे। इनके लिए राजनीति और क्रिकेट में अंतर नहीं है। आप सिंधिया जी को देख लीजिए, वो उसके लिए कहीं भी जाते हैं मदद लेते हैं, शिवराज जी ने की है, भरपूर की है। और आप इसका मुद्दा उठा चुके हैं, मतलब सत्य है, सब जानते हैं, ये लोग क्रिकेट की तरह ही लेते हैं। दूसरा जो आपने सवाल किया था, जो बार बार जवाब नहीं दे पा रहे, बेस्ट फिनिशर हो गए यदि मान लीजिए क्रिकेट की भाषा में इस बार, तो कमलनाथ जी का, लेकिन विधानसभा
लोकसभा में नरोत्तम मिश्र जी ने ये कहा कि अविश्वास प्रस्ताव खेल रहे हैं। मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ, संविधान ने हमें अधिकार दिया, उसको खेल के रूप में लेते हैं। अब कहाँ आप बात कर रहे हैं आपकी पार्टी की? आप जो अविश्वास जैसा जब लेकर आए, संविधान और प्रजातंत्र की जहाँ आपको चिंता नहीं है, सिर्फ आपको आपकी सीट पे बैठना, कैसे बैठना उसकी चिंता करते हैं। आर्थिक रूप से जो प्रश्न आपने उठाया था प्रवीण जी, शैलेंद्र जी जवाब नहीं दे पाए, मैं देता हूँ। कमलनाथ जी को लाए इसलिए गया है, और इनको लाने का अर्थ आप समझ रहे हैं 1300 करोड़ का मामला है। आपको गेंद, बल्ला, ग्लव्स और उनकी टोपी बहुत शानदार पूरी किट जो है वो शानदार रहेगी, मैच भले ही हार जाए। नहीं मनीष जी शामिल करते हैं। मनीष जी, किट रेडी होने से, किट रेडी हो गई मान लीजिए, तो क्या परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा? आपका आपकी तकनीक सुधर जाएगी क्या? ये डॉक्टर साहब ने जो बोला है कि कमलनाथ जी के आने से जो अर्थ की दिक्कत है वो दूर होगी, तो ये बात सही है, क्योंकि उसका कारण ये है कि जो आज जो बिल्कुल टॉप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको बनाने में और उनको वहां तक पहुंचाने में, क्योंकि वो इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे थे, तो उनके रिलेशंस और उनके ताल्लुकात सबसे थे। और शायद यही कारण था कि जब वो चुनाव लड़े थे, एक मिनट, जब वो चुनाव लड़े थे तो मोदी जी उनके चुनाव में प्रचार करने नहीं आए थे। तो फिर कमलनाथ जी उसका वापसी करेंगे इस बार? मतलब वो अब इस बार क्या डील होती है, अब इस बार वो देखा जाएगा। हमारे पास इतना ही है। उम्मीद है कि एक सार्थक चर्चा हुई होगी। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और ये जरूर कहूंगा कि भाई आप नजर रखिएगा अपने आसपास। ये फंड जो हैं, हालांकि आपके पास तक से जुटाए नहीं जाएंगे, ये बड़े स्तर पर जुटाए जाते हैं, लेकिन कर्ज पर कम से कम आप नजर तो रख सकते हैं। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP।